नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और झारखंड में हार का डर सता रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को झारखंड और महाराष्ट्र में अपनी की गई तमाम साजिशें अब सफल होती नहीं दिख रही हैं? और क्या चुनाव आयोग के सारे खेल के बावजूद महाविकास अघाड़ी एक मजबूत स्थिति में खड़ा है और वो उसको सबक सिखाने जा रहा है? तो क्या राहुल गांधी के नाम मात्र से पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस डर जाती है? और क्या भारत में इस वक्त असली आपातकाल नहीं है? जी हां, आज इन्हीं बातों पे आपसे बात करूंगा। विषय एकमात्र है कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महाराष्ट्र में, मुंबई के सारे पत्रकार वहां पहुंचे, बड़े बड़े चैनलों और सबके पहुंचे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी झारखंड के रांची में और वहां पर भी तमाम सारे लोग पहुंचे। राहुल गांधी सुबह सुबह मौजूद थे दिल्ली में और फिर 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए मुंबई। वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फिर पहुंच जाते हैं झारखंड और दोपहर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर करने के बाद में रात को पहुंच जाते हैं और 8:30 बजे पंजाब में अमृतसर में वो दर्शन करते हैं हरमिंदर साहब में और वहां आशीर्वाद लेते हैं और सेवा करते हैं। 1.5 घंटे तक वहां सेवा करते हैं और उसके बाद वो फिर आ जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में सुबह वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री, आयरन लेडी और दुनिया को अपनी निगाह से, अपने अंदाज से हाँकने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर नमन करने, पुष्पांजलि करने, उनके शहीद जहां पर वो उनका अंतिम संस्कार हुआ था उस शक्ति स्थल पर जाते हैं और फिर वो संसद भवन में जाकर के श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद में फिर वो अपने अभियान में लग जाते हैं और मणिपुर से आए नेताओं के साथ चर्चा करके राष्ट्रपति को इस बात का संदेश भेजते हैं कि यह देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिए गए उस लेटर को भेजते हैं कि वहां की दशा बद से बदतर हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, उन्हें बचाइए। तो यानी राहुल गांधी का यह मैंने शेड्यूल क्यों बताया? राहुल गांधी ने इतना सब किया तो आप उम्मीद करेंगे कि सारे अखबारों पे यह खबर होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी कैसे तिजोरी लेकर के आए। उन्होंने तिजोरी में यानी सेफ में बताया कौन सेफ है और क्या। तो ये तो आज के सारे अखबारों की सुर्खियां होना चाहिए था, देश के सारे बड़े अखबारों की। लेकिन क्या ऐसा था? तो जब मैंने इसको खोजने का प्रयास किया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो इंडियन एक्सप्रेस है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में अपना एडिटोरियल खाली छोड़ देता था और कहता था आपातकाल। ये दैनिक जागरण है जो घुटने टेके खड़ा था और कुछ नहीं, हिम्मत नहीं थी। ये द हिंदू है जिसे हम एक श्रेष्ठ अखबार के तौर पे देखते हैं। इसके बाद में ये नवभारत टाइम्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, इस अखबार को आप देखिए। इसके बाद में ये राजस्थान पत्रिका है जो राजस्थान का सबसे बड़ा अखबार है, वो ये है। और इसके बाद
मैं आपको दिखाता हूं, ये अमर उजाला है और अमर उजाला अखबार पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठीक ठाक है। ये दैनिक भास्कर अखबार है और ये एक बड़ा ग्रुप है भास्कर का। और इसके बाद में ये हिंदुस्तान टाइम्स है, एक बड़ा, देश की आजादी में इसका योगदान है। पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस अखबार को शुरू किया था। ये हिंदुस्तान अखबार है, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का ही है और इसमें भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही इसको भी शुरू किया था और देश की आजादी में इसका भी एक बड़ा योगदान है। और इसके बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया है जो एक बड़ा इंग्लिश का अखबार है और इसके बाद में ये मिंट है जो बिजनेस का एक बड़ा अखबार है और बिजनेस की हर गतिविधि को दिखाता है और बताता है। तो यह आप समझ लीजिए। तो इस तरह से मैंने ये अखबार क्यों दिखाए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इनमें से किसी अखबार में, दैनिक भास्कर में वो खबर ही गायब है और एक छोटी खबर यह लगी हुई है कि राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, 50% का बैरियर तोड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक छोटी सी खबर छापी और ये सभी अंदर के पेज में छाप रहे हैं, कोई 8 नंबर पे, कोई 10 नंबर पे, कोई 12 नंबर पे, कोई 14 नंबर पे। इसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी तरीके से खबर छापी। मिंट ने उस पर कोई खबर ही नहीं छापी, जबकि उस गौतम अडानी से संबंधित पूरी खबर थी, कारपोरेट से संबंधित खबर थी, उसके क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित खबर थी। और उसके बाद में हिंदुस्तान अखबार ने भी ये खबर नहीं इस तरह से छापी। हिंदुस्तान टाइम्स में भी वही स्थिति थी। दैनिक भास्कर में मुझे खबर दिखाई नहीं दी। इसके बाद में अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला में भी खबर नहीं दिखाई दी। राजस्थान पत्रिका में भी खबर नहीं थी। नव भारत टाइम्स में खबर है, अंदर के पेज पे जहां खबर है आपको दिखाऊं तो उस खबर में सबसे बड़ी चीज ये है, जो खबर है उस खबर में ले जाकर के जो, तो उसमें वो अदानी की जगह अंबानी का नाम लिखता है। और किस पेज पर है वो भी दिखा दूं। 11 नंबर पेज पे एक खबर है और 11 नंबर पेज पे जो खबर है वो उसमें भी है कि आरक्षण के खिलाफ नहीं, 50% आरक्षण। ये और उसमें कहते हैं अगर मोदी शाह अंबानी एक है तो वो सुरक्षित है। आप देख लीजिए, ये अदानी शब्द ही गायब कर देते हैं, यानी अदानी का नाम ही लेने से इन्हें डर लगता है। यही स्थिति टाइम्स ऑफ इंडिया की है। दैनिक जागरण अखबार की तो स्थिति और भी विकट है। यहां पर राहुल गांधी ने किया तो 3 कॉलम की एक खबर है और 3 कॉलम की खबर में 2 कॉलम वह भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद प्रवक्ता संबित पात्रा जो सफाई देता है, उस सफाई को हेडलाइन बनाते हैं कि सेफ कार्ड तिजोरी ही समझेंगे सेध मारने वाले। और जो राहुल गांधी ने कहा था वो आप देखिए, एक कॉलम है और उसमें है जातिगत जनगणना। उसमें राहुल गांधी ने जो कहा वो शब्द भी नहीं है और यह भी खबर वो ले जाकर के अंदर के पेज पे छापते हैं। अब आप इससे समझिए। और इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस से ये खबर ही गायब है। तो राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते कि इस देश का मीडिया असल में कारपोरेट का गुलाम है और कारपोरेट के हिसाब से काम करता है और वैसे दिखाता है। तो आप यह समझ सकते हैं कि भारत का मीडिया क्या है और क्या वो आपकी बात करेगा। अडानी चोरी कर लें, आपका सब कुछ ले जाएं,
वो बताने की हिम्मत नहीं करेगा। वो बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि आपके साथ लूट हो रही है। वो बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जो अखबार लिख रहा है वो अदानी की जगह अंबानी लिख रहा है, और हेडलाइन में भी लिख रहा है, अंदर भी लिख रहा है। अब खेल को आप समझिए, यानी अडानी का इतना डर है, और जहां पर अडानी की बात कर रहा है वहां मोदी नहीं कह रहा है, अमित शाह को जोड़ रहा है। तो आप समझिए, सेंसरशिप श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी, या सेंसरशिप आज, आपातकाल तब लगा था या आपातकाल असली आज है। यह इसलिए कह रहा हूं कि इतने बड़े राहुल गांधी ने दौड़ दौड़ के इतना सब कुछ किया, कहीं कुछ नहीं। वो अमृतसर में जहां जाके उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, उसकी एक खबर दैनिक भास्कर में मिलती है, फोटो मिलती है, से सीधे गायब। या 50% आरक्षण की बात, तो जातिगत जनगणना की बात, वो भी छोटी छोटी जैसा मैंने दिखाया, और सफाई देने वालों के को लीड बनाया जाता है, उसे हेडलाइन को प्रमुख बनाया जाता है। अब आप सोचिए, इनमें से तमाम अखबारों में मैं भी कहीं संपादक रहा, कहीं सीनियर और पोस्ट पे रहा। बड़ा अजीब सा लगता है। यह पत्रकारिता मेरे समय में तो नहीं होती थी, और होती थी तो मैंने कभी माना नहीं। शायद यही वजह है कि अब मैं उनके साथ नहीं हूं। तो यह हालात है, बाकी आप खुद समझदार हैं। इतनी बड़ी बातें कही गई, इतना कुछ कहा गया जो भारत की राजनीति ही नहीं, सब कुछ दशा दिशा बदल दे, वो कुछ नहीं है। इससे बड़ी सेंसरशिप श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1917 को 19 नवंबर को जन्म लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की उस संतान के जन्म होने पर तमाम ज्योतिषियों ने एक चीज कही थी मोतीलाल नेहरू से, कि आपकी यह पोती दुनिया में एक अलग दुनिया में तस्वीर पेश करेगी, और दुनिया में वह बड़ा काम करेगी जो किसी में हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। उनकी शहादत हुई इस देश की एकता अखंडता के लिए। पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी इस तरह शहादत हुई थी, कुर्सी पे रहते हुए हुई थी। तो आप सोचिए, क्यों मरी वो इस देश के, क्यों शहीद हुई। आज एक एक चीज क्लियर। राहुल गांधी जब हरमिंदर साहब जाते हैं तो उन्हें विशेष तौर पे सेवा और सबका अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी उन नीतियों को देख रहे हैं कि कैसे देश जोड़ा जाता है, समाज जोड़ा जाता है। लेकिन ये तोड़ने वाले लोग थे तो उन्हें इंदिरा गांधी पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी, हम पाकिस्तान से लड़ाई तो जीत चुके थे, मगर ताशकंद समझौते ने हमें तोड़ दिया था। उसी समझौते के बाद निश्चित रूप से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी का सदमा लगा और उनका निधन हुआ, क्योंकि वो वह समझौता करना नहीं चाहते थे जैसा उन्हें रूस के दबाव में, सोवियत रूस के दबाव में करना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो कोई बनाता नहीं है। मोरारजी देसाई और उनके बीच में सांसदों का चुनाव होता है, और उस चुनाव में 167 वोट से वो जीतती हैं और देश की प्रधानमंत्री बनती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश में भुखमरी थी, और जो हालात थे आपने देखा था कि क्या बात कही थी लाल बहादुर शास्त्री ने, कि एक टाइम खाइए और देश के लिए उसे बचा करके कीजिए, क्योंकि अनाज नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को हरित क्रांति दी,
हरित क्रांति दे करके कैसे उस जय जवान जय किसान के नारे को फलितार्थ किया, जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को इतना सशक्त बनाया कि उन्होंने नाथुला में और दर्रे पे किस तरीके से चीन को हराया, और चीन को इस तरह से हराया कि इंदिरा गांधी ने जब हराया तो उसके बाद 384 सैनिक मारे गए थे। 384 सैनिक मारे गए थे, जिस चीन के, उस चीन को आप सोचिए 1967 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यह कर दिखाया था। तो यह सारे लोग नहीं कि किस तरीके से 384 सैनिक मारे थे। चाइना ने स्वीकार किया कि उसके 340 सैनिक भारत ने मारे, और भारत ने उसे इतना खदेड़ा पीछे कि हमारे पास आज तमाम क्षेत्र जो चीन दावा करता था कि उसका है, वो हमारे पास आ गया। उसको ऐसा नेस्तनाबूद किया श्रीमती गांधी ने कि 50 साल तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की सीमा में घुस सके। लेकिन 2017 में और फिर 2020 में उसने भारत की सीमा में जो घुसपैठ की, हमारे 20 सैनिकों को मारा। उस वक्त में मारा जब आप कहते हैं विश्व गुरु है, जिसके हाथ में देश बड़ा सुरक्षित है, और न जाने क्या क्या। और श्रीमती गांधी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने 1975 में जो एक स्वतंत्र डोमेनियन स्टेट था सिक्किम, उसे चीन के चुंगल से छुड़ा करके भारत का राज्य बना दिया, जो आपका है। चीन को बार बार सबक सिखाती थी, और यह हिम्मत नहीं हुई। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कैसे नेफा को छीनकर चीन के चुंगल से भारत का अरुणाचल प्रदेश बनाया था। तो यह सच आपको जानना चाहिए। नाथुला और चोला दर्रे पर भारत की जो महान जीत थी, सोचिए, भारत के सिर्फ उस समय जो सैनिक मरे थे वो 88 सैनिक मरे थे, और चीन के 450 सैनिक मरे थे। यह अंतर था। लेकिन आज हम मर रहे हैं, हमारा देश मर रहा है, गुलामी जैसी स्थिति में जा। श्रीमती इंदिरा गांधी में ही वह हिम्मत थी कि वह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती हैं, और अमेरिका को सिर्फ गले लगने का ड्रामा नहीं होता है। वो राष्ट्रपति निक्सन को जो सबक सिखाया था, वो सबक कोई भी अमेरिका को नहीं सिखा सका है आज तक, दुनिया का कोई देश। श्रीमती गांधी ने 1983 में दिल्ली में तमाम राष्ट्रों का सम्मेलन जब किया, उस सम्मेलन की वो नेता के तौर पर 125 देश मौजूद थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष मौजूद थे। तो आप सोचिए श्रीमती गांधी क्या थी। उन्होंने तमाम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पूंजीपतियों के हाथ से लेके। तो अदानी अंबानी जैसे भटकते रहते। और उसके बाद में श्रीमती गांधी ने किस तरीके से भारत को वह ताकत दी कि भारत एक मजबूत सशक्त भारत था, और उस भारत में परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके, जिसे लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया, दुनिया को बता दिया हम भी ताकत रखते हैं। हड़बड़ा गई थी दुनिया। क्या आज किसी की हिम्मत है? श्रीमती गांधी ने वो किया था, और उन्होंने ही जब उनके खिलाफ राष्ट्रपति निक्सन ने, CIA ने इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को ट्रैप करके, उन पर पैसा खर्च करके और जजेज और दूसरों को करके सरकार गिराने और इंदिरा को हटाने की साजिश रची थी, तब भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके देश को बचाया था, देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया था, जब देश के कई हिस्से तोड़ने की साजिश रची गई थी। और उसके बाद उन पर आरोप लगाया जाता है। तो साहब, वो आपातकाल
असल में देश को बचाने का आपातकाल था। आज का आपातकाल देश को सत्ता स्थापित रखने, तोड़ने का आपातकाल है। मणिपुर जिस तरह जल रहा है, किसी से छिपा नहीं। जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक उन्माद फैला है, किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जिले में वहां पर मेला लगा था, उसमें मुस्लिम से फीस ली गई, उन्हें वहां पर जगह अलॉट की गई और वो मेले में शामिल थे। 3 दिन बाद उन्हें कहा गया आप अपना सामान समेटिए, चले जाइए। कोई कश्मीर से आया था, कोई कहीं से आया था। तो ऐसे 1.5 दर्जन मुस्लिम्स को वहां से भगा दिया गया। उन्होंने पैसा दिया था, फ्री नहीं आए थे, कोई शर्त नहीं थी। अब कलेक्टर कहता है वो तो आरएसएस के लोगों ने मेला आयोजित किया था, हम क्या करें। धर्म के आधार पर इस तरह से कार्रवाई करना संविधान के लिए हिसाब से खराब। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना जरूरी। यह हालत है आज के आपातकाल की कि सोनिया और राहुल गांधी को मारने की साजिश रची जाती है, और यह दैनिक भास्कर में खबर छपी थी। अब आप समझ सकते हैं, मैंने इसको लेकर के आपको बताया भी था। तो इस तरह से साजिशें हैं। यह मीडिया सच दिखाता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, क्योंकि पूंजीपतियों का मीडिया है। आपकी बात नहीं करता है। राहुल गांधी गलत नहीं कहते, किसानों की क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। जिस तरह से आज पूरे देश में किसान खाद के लिए परेशान है, मैं खबर पढ़ रहा था और आपको कहिए तो दिखाऊं कि जिस तरीके से पांव पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं अफसरों के किसान की खाद दे दीजिए, और उसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। यह देश जिस तरीके से फंसा हुआ है और यहां प्रदूषण और सब कुछ आ रहा है, उससे आप समझिए क्या हो रहा है। तो यह स्थिति है। आप ये देखिए किस तरह से अधिकारियों के नतमस्तक किसान हैं, खाद के लिए खाद दे दो, पांव पकड़ के रो रहे हैं। तो यह स्थिति कर दी गई है। यह स्थिति दी गई है कि आज प्रदूषण किस हालत में आ गया है, और इसके बाद में सरकार न कोई पॉलिसी बना रही है, न कुछ कर रही है, और इससे देश की जो हालत है वो अपने आप में चिंताजनक है। कि आप यह देखिए कि एक तरफ तो इमरजेंसी जैसे हालात हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ न कोई पॉलिसी है, न कुछ है। तब आप सोचिए इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। आपको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। तो आपातकाल, असली आपातकाल यह है कि वो था, इंदिरा जैसी महान देवी को बदनाम किया जाता है, और जिन नेताओं ने किया था वो आज खुद दुखद स्थिति में है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या इंदिरा ने ऐसा किया होता तो वो राजनीति कर पाते? शायद नहीं। इससे समझ लीजिए। तो यह सच है।